गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ ली थी, नॉर्मेलिटी तक पढ़ ली थी। आज हमारी जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों वो है मोलेलिटी। नंबर 5 जो है वो है मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी क्या होती है? देखो बच्चों, मेरे पास 1 लीटर सोलवेंट है, सॉरी 1 किलोग्राम, 1 लीटर नहीं 1 किलोग्राम। मेरे पास 1 किलोग्राम सोलवेंट है। ठीक है, इस 1 किलोग्राम में सोलवेंट में मैंने सोल्यूट डिजोल्व किया। ठीक है, क्या डिजोल्व किया? सोल्यूट। और एक सॉल्यूशन बनाया। 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट को डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन तैयार किया। अब इस 1 किलोग्राम सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल मौजूद है वो होती है मोलेलिटी। हालांकि एक हम पढ़ के आए थे पहले भी कंसंट्रेशन टर्म, वो पढ़ी थी हमने मोलेरिटी, लेकिन ये मोलेलिटी है, अलग है उससे। डेफिनेशन अगर लिखूं तो क्या? द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ solvent is known as मोलेलिटी। इसी को बच्चों हम बोलते हैं मोलेलिटी। सही है? अच्छा, मोलेलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, एम से। ठीक है, चलो अगली बात बताता हूं तुम्हें। फॉर्मूला क्या होगा मोलेलिटी का? सोलवेंट 1 किलोग्राम है और सोल्यूट के मोल देखने, इसका मतलब ऊपर तो होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे कौन होगा? मास ऑफ सोलवेंट। किसके अंदर? किलोग्राम के अंदर। ठीक है, यहां तक की बात। चलो, यूनिट क्या होगी मोलेलिटी की? यूनिट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो मोलेलिटी की यूनिट होगी, मोल की यूनिट मोल होती है, मोल, और नीचे क्या है? किलोग्राम है। तो क्या आ गई? मोल पर किलोग्राम। और इसको स्मॉल एम से भी डिनोट कर देते हैं। मोल पर किलोग्राम को स्मॉल एम से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बड़े काम का नोट है, और ये ध्यान रखना है तुमने। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारे सामने मोलेलिटी लिखी हुई है, अगर मैं टेम्परेचर को बदलता हूं, टेम्परेचर बदलने का मतलब मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया, मान लिया 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तैयार किया। ठीक है, इस सॉल्यूशन को उठा के मैं एक ऐसी जगह ले गया जहां टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। क्या टेम्परेचर बदलने पे इन दोनों में से कोई ऐसी टर्म है जो बदल जाएगी? बच्चों देखो, मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसका मतलब मोल के अंदर दोनों चीजें मास है। नीचे क्या दिया हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बच्चों क्या मास टेम्परेचर के साथ बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता। मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, और अगर मास चेंज नहीं होता तो ये मोलेलिटी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि इसमें जितनी भी टर्म यूज हो रही है वो सारी कहीं ना कहीं मास ही है। बच्चों मोलेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर होता मोलेरिटी, मोलेरिटी मोलेरिटी क्या होती है? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो मोलेरिटी भी बदल जाएगी। एक बड़े काम की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, याद रखना। मोलेलिटी मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज with temperature, while molarity change with temperature। जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि मोलरिटी और मोलरिटी दोनों में से
बेस्ट कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है? तो बच्चों देखो, मोलैलिटी मैंने किसी भी सॉल्यूशन की चेक की, अब मैं उसको चाहे कहीं भी रखूं, मोलैलिटी सेम रहेगी। इसका मतलब हमारे लिए आसान है चीजों को समझना। मैं एक सॉल्यूशन तैयार करके गया और मैं घर पे चला गया और बच्चों को कह गया कि भाई उस सॉल्यूशन की स्टडी करनी है। अब मैं उसके ऊपर मोलैलिटी लिख गया, थोड़ी देर में मतलब एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ 2-3 डिग्री, मोलैलिटी एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी मोलैलिटी। लेकिन अगर होता मोलैलिटी तो वो चेंज हो जाती, और कहीं ना कहीं बच्चे जो रिजल्ट निकालते लैब के अंदर उनमें वेरिएशन होता। तो अगर मैं तुमसे कहूं मोलैलिटी और मोलैरिटी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, तो मोलैलिटी अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो मैं यहां लिखता हूं सो मोलैलिटी is better concentration term than मोलैरिटी के कंपैरिजन में मोलैलिटी बेटर कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? अब सुनो, देखो आगे हमें क्या देखना है। चलो देखो, इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन of H2SO4 have marked 49% H2SO4 weight by weight। ठीक है, determine मोलैलिटी, हमें उसकी मोलैलिटी निकालनी है। चलो निकालेंगे मोलैलिटी, कैसे निकालेंगे समझना। 49% H2SO4 वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों 49% H2SO4 वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। देखो दोनों का ही वेट लिया हुआ है, सॉल्यूशन का भी और सोल्यूट का भी। ठीक है, अब मेरे पास सॉल्यूशन का मास है, मेरे पास सोल्यूट का मास है, तो मैं सोलवेंट का मास निकाल सकता हूं ना। मास ऑफ सोलवेंट क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोलवेंट बराबर 100 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा? 51 ग्राम। आगे कि नहीं आ गया? ये क्यों निकाला है मास ऑफ सोलवेंट? क्योंकि जब मोलैलिटी निकालते हैं तो बच्चों हमें मास ऑफ सोलवेंट की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां तक की बात। चलो अब मोलैलिटी निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल लेने हैं। सोल्यूट कौन है? H2SO4। कैसे निकालोगे इसके मोल? इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलिकुलर मास। मोल्स हो गए सोल्यूट के। नीचे क्या है? मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सोलवेंट का मास है 51 ग्राम, तो ये लो 51 ग्राम है। किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, यहां तक की बात। काटा 2 पे गया, ये काटा, ये आ गया 500, तो 500 डिवाइड बाय 51 यूनिट आ जाएगी मोल पर किलोग्राम। सोल्व कर लेंगे हम इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात। अच्छा बच्चों, यही न्यूमेरिकल थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। वो दूसरा तरीका जो है वो देखो क्या है। देखना बच्चों, ये वाला न्यूमेरिकल इस तरीके से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 marked 49% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम। मतलब कि परसेंटेज टर्म चेंज कर दी है। अगर वो परसेंटेज वाली टर्म चेंज कर देगा ना, वेट बाय वेट की जगह वेट बाय वॉल्यूम ले लेगा, तो उसको हमें एक डाटा और देना पड़ेगा, और वो क्या है? डेटरमाइन
मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml, उसको हमें डेंसिटी देनी पड़ेगी। अब इस डेंसिटी की जरूरत कहां होगी ये देखते हैं हम। देखो बच्चों, इसका आंसर देखते हैं। 49% H2SO4 वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? सबसे पहले तो यही देखना है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बच्चों 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, ठीक है, 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन का यहां वॉल्यूम है, वहां तो वेट था, यहां वॉल्यूम है। अब मेरे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। सबसे पहले मुझे इस सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, मतलब जो ये वॉल्यूम दिया हुआ है इससे मास निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? हम डेंसिटी का यूज करके निकालेंगे। डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। हम जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर आ गया। डेंसिटी कितनी दी? 1.2 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना दिया? 100 ml। ml से ml कैंसिल, तो ओवरऑल आ गया मेरे पास 120 ग्राम। ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बताना जरा मुझे सोलवेंट का मास क्या होगा? मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा? सॉल्यूशन का जो भी मास होगा, सॉल्यूशन का जो भी मास होगा उसमें से माइनस कर दो 49। क्या आ गया बताना जरा मुझे निकाल के। ये आ गया 71 ग्राम। ठीक है, अब मोलैलिटी निकाल देंगे। मोलैलिटी निकालना बड़ा आसान काम है। क्या करेंगे? 49 गिवन मास सोल्यूट का, क्योंकि भाई मोलैलिटी के फॉर्मूला में क्या लगाना है हमें? मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के मोल निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन इसका मोलिकुलर मास और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये ऊपर चला गया 1000 क्यों गया? क्योंकि हमें ये जो मास है ये ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में बदलना है। बच्चों ये 2 पे गया, ये 500 पे गया, तो आ गया ये 500 डिवाइड बाय 71 मोल पर किलोग्राम यूनिट आ जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर वेट बाय वेट में दिया हुआ है तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वेट बाय वॉल्यूम की टर्म में दिया हुआ है तो हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। वो हमें डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा, हम निकाल देंगे बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। ठीक है, अभी देखो मोलैरिटी को हमें पता है, मोलैरिटी को हम m से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये हम जानते हैं। अब मैं तुम्हें इनका मतलब बताता हूं, ध्यान से समझना। तुम जानते हो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी बराबर होती है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं मोल पर लीटर, और इस मोल पर लीटर को ही कैपिटल M से लिखते हैं। ठीक है, मैंने कहा किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2m। 2m का मतलब उसकी मोलैरिटी 2 है। ये कैपिटल M मोलैरिटी को डिनोट कर रहा है। किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2m है, इसका मतलब पता है क्या हुआ बच्चों? मोलैरिटी हमें क्या कहती है? मोलैरिटी हमें ये कहती है कि कितने मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। किसी की मोलैरिटी 2m, इसका मतलब ये हुआ 2 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर।
सही बात है, समझ में आ रही है बात। किसी की मोलैरिटी m, किसी की मोलैरिटी m, इसका मतलब क्या है? तो मैं कहूंगा किसी की मोलैरिटी m, इसका मतलब हुआ m मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अरे समझे कि नहीं समझे? जो भी दिया हुआ है तुम्हारे सामने वो उसकी उतने उसके मोल 1 लीटर के अंदर होंगे। अगर मैं कहता किसी की मोलैरिटी x, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ x मोल प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आ गई बात? किसी की मोलैरिटी m, इसका मतलब m मोल प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम टॉपिक को बढ़ाएंगे अपने को आगे, देखना जरा, समझना भाई बच्चों ध्यान से। देखो क्या है, लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन have molarity m, कैपिटल M, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ m मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे पास दो डाटा आ गए, एक तो वहां सोल्यूट के मोल आ गए, सोल्यूट के मोल कितने? m, और वहां वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1 लीटर। तो मैं यहां कह सकता हूं मेरे पास क्या आ गया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1 लीटर का मतलब 1000 ml। ठीक है, अगर कभी भी मोलरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव कराएगा ना बच्चों, तो हमें डेंसिटी जरूर देगा। डेंसिटी जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन मोलैलिटी होती है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। कहीं ना कहीं हमें वॉल्यूम से मास निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम से मास निकालने के लिए डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों डेंसिटी मैंने मान ली अपनी तरफ से, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml, डेंसिटी मैंने मान ली d। ठीक है, अब हम जानते हैं एज वी नो d बराबर होता है m बाई वी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो बताना m बराबर क्या आ गया? d इंटू वी, और d कितना दिया हुआ है? d ग्राम पर ml, v कितना दिया हुआ है? 1000 ml। डेंसिटी दी हुई है d ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना है? 1000 ml, ml से ml कैंसिल हो गया। तो बताना जरा ये क्या आ गया? 1000 d इंटू ग्राम। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब भाई मुझे तो क्या करना है? मुझे निकालनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब कि स्मॉल m, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम के अंदर। अब बच्चों मेरे पास क्या क्या आ चुका है? मोल्स ऑफ सोल्यूट तो मेरे पास है, कितने? m मोल, ये सोल्यूट के ही मोल हैं। ठीक है, किसी की मोलैरिटी m, इसका मतलब m मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूट के मोल तो मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास मास ऑफ सोलवेंट नहीं आया। मास ऑफ सोलवेंट क्या होता है? सॉल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास। सॉल्यूशन का मास आ चुका है 1000 डी, लेकिन मेरे पास सोल्यूट का मास नहीं है। अब सोल्यूट का मास मैं कैसे निकालूं? समझना बच्चों, देखो मैं एक बात जानता हूं, क्या मोल ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास। मैं m डैश से लिख रहा हूं मोलिकुलर मास, m से लिख सकते थे लेकिन m पहले ही रिप्रेजेंट कर चुका मैं मोल, तो मैंने मोलिकुलर मास किससे लिख दिया? m डैश से। m डैश मैं यहां लिख देता हूं, m डैश क्या है? m डैश मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है यहां तक की बात? चलो, मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए हुए हैं m, m बराबर क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय
डिवाइड बाय m डैश, और मास ऑफ सोल्यूट तुम्हारे पास बच्चों क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट बराबर m डैश, ये आ गया मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है यहां तक की बात? अब मैं मोलेलिटी के फॉर्मूला में पुट कर सकता हूं सारी चीजें, क्या, स्मॉल m बराबर मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि कैपिटल M है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि कितना है 1000 डी, माइनस मास ऑफ सोल्यूट जो कि कितना आया है m डैश, और ये जो वैल्यू आई है ना बच्चों ग्राम में आई है, तो मैं लिख दिया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1000 डी माइनस m डैश, लेकिन वैल्यू आई ग्राम में, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 1000 कहां चला गया ऊपर। बच्चों ये हमारे पास मोलेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन आ गई। यहां मैं सारी चीजें बताता हूं तुम्हें, स्मॉल m क्या है, मोलेलिटी, कैपिटल M क्या है, मोलरिटी, अच्छा D क्या है, डेंसिटी, M तो आई गया मोलरिटी, M डैश क्या है, M डैश है मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलिक्यूलर मास। ठीक है यहां तक की बात? अब बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल तुम्हें खूब मिलेंगे, तुम्हें सॉल्यूशन की मोलरिटी दे देगा, मोलरिटी दे दी, कैपिटल M की वैल्यू दे देगा, ठीक है, डेंसिटी दे देगा, और कह देगा कि वहां ये वाला सोल्यूट है, ये भी बता देगा, मोलरिटी निकालनी होगी। बच्चों उस टाइम तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूला को अच्छे से करना है, क्योंकि देखो ये चीजें तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी, न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से फॉर्मूला बना के करें ना तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना। मैं ये आज का लेक्चर खत्म होने के बाद कल तुम्हें एक प्रॉब्लम सीट प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जहां तुम्हें मोलरिटी से मोलरिटी निकालनी होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक खत्म करते हैं। देखो मोलरिटी वाला जो कंसेप्ट है हमारा यहीं पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। बच्चों नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारी वो है मोल फ्रैक्शन। बहुत अच्छी कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों ये भी। मोल फ्रैक्शन नंबर 6, मोल फ्रैक्शन। देखो बच्चों क्या है मोल फ्रैक्शन वास्तव में। मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक ए कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है। मान लो ए के पास 2 रुपए हैं और बी के पास 3 रुपए हैं। इन दोनों के पास टोटल कितने रुपए हुए, 5। मैं पूछ रहा हूं कि टोटल का यानी कि 5 का कितना फ्रैक्शन ए के पास मौजूद है। देखो टोटल रुपए हैं 5, उन 5 में से ए के पास कितने हैं, 2। तो ए के पास कितना फ्रैक्शन मौजूद है टोटल का, तो मैं कहूंगा ए के पास 2/5 मौजूद है। इस टोटल का 2/5 ए के पास मौजूद है। बी के पास कितना मौजूद है, 3/5 है कि नहीं। फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, वैसे तुम्हें आता भी है। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं किसी सॉल्यूशन की, अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूं, उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। सोल्यूट को मैंने ए से डिनोट किया, सोलवेंट को मैंने बी से डिनोट किया। ठीक है यहां तक की बात। सोल्यूट के मोल मैंने Na मान लिए, निकाल सकता हूं मैं बड़े आराम से। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अच्छा सोलवेंट के मोल मैंने Nb मान लिए, ठीक है। अब बताना उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल मोल कितने हुए, तो मैं कहूंगा Na प्लस Nb टोटल मोल हुए। अब इस सोल्यूट के पास टोटल मोल का कितना फ्रैक्शन मौजूद है, तो मैं कहूंगा Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb, वो ही है मोल फ्रैक्शन। क्या है वास्तव में मोल फ्रैक्शन, इट इज
द रेशियो ऑफ mole of a component to the total number of mole. ठीक है, ये होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन. इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जीटा. हालांकि x की तरह दिखता है लेकिन इसको जीटा बोलते हैं. ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि x से, मैं x ही बोल देता हूं इसको, जीटा बार बार बोलने में कहीं ना कहीं ओट सा लगता है. चलो, x से बराबर क्या हो जाएगा? अगर मुझे सोल्यूट के मोल निकालना है तो बच्चों वो क्या हो जाएगा? Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb. सेम एज इट इज XB निकालना हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा? Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb. ठीक है, यहां तक की बात. अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, XA प्लस XB का जो टोटल है वो किसके बराबर हुआ? इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो Na डिवाइड बाय Na प्लस Nb और प्लस में Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb. देखो क्या आया, XA प्लस XB बराबर, दोनों का एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, Na प्लस Nb डिवाइड बाय Na प्लस Nb. बताना जरा XA प्लस XB क्या आया? XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1. आया कि नहीं आया? यहां से देखो, अगर कभी भी तुम्हें किसी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालना हो ना, तो तुम किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना. मान लिया XA की वैल्यू निकाल ली, तो XA की अगर निकाल ली ना तो XA की यहां पुट करके तुम XB की निकाल सकते हो. जैसे देखो, XA बराबर यहां से क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB, और XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA. कहने का मतलब तुम बस एक मोल फ्रैक्शन निकाल लो, चाहे सोल्यूट का निकाल लो चाहे सोलवेंट का, फिर उसको 1 में से माइनस कर देना, वो दूसरे का मोल फ्रैक्शन होगा. मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा. क्लियर है बात? चलो, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं. देखो, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन देखो कैसे बनाया. 9.8 ग्राम H2SO4 प्लस 90 ग्राम H2O. दो चीजें हैं, ये हमारा सोल्यूट है और ये हमारा सोलवेंट है. हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो सोल्यूट को मैंने मान लिया बच्चों A, इसको मैंने मान लिया B. सबसे पहले मैं Na निकालता हूं, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल निकालता हूं. सोल्यूट के मोल कैसे निकलेंगे? सोल्यूट का गिवन मास 9.8, इसका मोलिकुलर मास 98. कितना आया बच्चों? 1/10. 1/10 का मतलब 0.1. ठीक है, अब मैं निकालता हूं Nb. Nb क्या है? मोल्स ऑफ सोलवेंट. कैसे निकलेगा? गिवन मास 90, पानी का मोलिकुलर मास 18 होता है. कितना आ गया? 5. ये 5 आ गया Nb की वैल्यू. अब मैं निकाल सकता हूं XA. XA बराबर क्या होगा? इसके मोल 0.1 डिवाइड बाय टोटल मोल 0.1 प्लस 5. क्या आ गया? 0.1 डिवाइड बाय 5.1. सोल्व कर लेना इसको. सेम एज इट इज अगर तुम निकालना चाहो XB तो XB बड़े आराम से निकाल सकते हो. इसके मोल, B के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल. टोटल मोल 0.1 प्लस 5 कितना आ गया? 5/5.1. वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, तुम इसको सोल्व कर लेना. इसको सोल्व करने पे जो भी वैल्यू आई वो 1 में से माइनस कर देना, वही वैल्यू होगी XB की. क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो बच्चों ये था हमारे पास मोल फ्रैक्शन के बारे में. क्लियर है? आज यहीं तक करते हैं. इससे रिलेट करते हुए बच्चों मैं न्यूमेरिकल तुम्हें कल दूंगा. फिर कुछ कंसंट्रेशन टर्म और बचती है, छोटी छोटी कंसंट्रेशन टर्म. वेट फ्रैक्शन बचता है, पार्ट्स पर मिलियन ppm बचता है, और पार्ट्स पर बिलियन बचता है. वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू.